देखो, आज की क्लास का जो हमारा टारगेट है वो है परक्विजिट्स। वैसे व्हाट इंक्लूड्स इन सैलरी, सैलरी में क्या क्या चीजें आती हैं एक बार बताओ। बेसिक पे का एक और नाम पता चल गया, पे स्केल। वो जो आप कहते हैं ना डैश डैश करके लिखता है वो पे स्केल बोलते हैं। बेसिक पे, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, परक्विजिट नहीं वो सब इसमें आ गया, और रिटायरमेंट बेनिफिट। इन सब का टोटल करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से हम लोग क्या माइनस करते हैं, लेस हेडिंग डालते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, और इसके अंदर तीन चीजें आती हैं। ठीक, पहली डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंटरटेनमेंट अलाउंस, जिसके बारे में लास्ट क्लास में बताया था, और तीसरी एम्प्लॉयमेंट टैक्स। एम्प्लॉयमेंट टैक्स को हम प्रोफेशनल टैक्स भी कह देते हैं। और ये माइनस करने के बाद जो आता है उसे क्या बोलते हैं, टैक्सेबल सैलरी। ये हमने पढ़ा था। अब अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें तो ऐसे पढ़ा था कि बेसिक पे के बारे में इनकम टैक्स कहता है फुली टैक्सेबल। चाहे बेसिक पे हो चाहे पे स्केल हो, है तो वो फुली टैक्सेबल। बोनस के बारे में क्या कहता है, फुली टैक्सेबल। ऐसी कमीशन के बारे में क्या कहता है, फुली टैक्सेबल। और ब्रैकेट में क्या कहता है, एनी कमीशन, कमीशन चाहे किसी भी तरह की हो वो फुली टैक्सेबल है। अलाउंस के बारे में क्या कहता है, वर्किंग नोट 1। अब आपने वर्किंग नोट 1 में जाके देखा कि अलाउंस कितने तरह के होते हैं, वटेवर। उसके बाद आपने पढ़ा परक्विजिट, वर्किंग नोट 2। आज हम परक्विजिट के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक, लास्ट क्लास में मैंने एक बढ़िया बात बताई थी आपको कि अलाउंस में और परक्विजिट में फर्क क्या होता है। तो उसने क्या बताया था कि अलाउंस में हम किसी भी एक्सपेंस को करने के लिए कैश प्रोवाइड कर देते हैं, और कैश भी एक फिक्स अमाउंट होता है, उसको चेंज नहीं करते बार बार। लेकिन परक्विजिट में हम वो चीज प्रोवाइड कर देते हैं जिस चीज की आपको जरूरत है, यानी कि इन काइंड। यू समझिए, जैसे मान लीजिए सर्वेंट अलाउंस है, तो उसमें हमने आपको कैश दे दिया, लेकिन अगर हम सर्वेंट ही दे दे तो कह रहा सर वो परक्विजिट बन जाएगा। कन्वेंस अलाउंस है, कन्वेंस के लिए आपको पैसे दिए, अगर हम कार ही दे दे तो वो आपका परक्विजिट बन जाएगा। तो आज हमने इनकम टैक्स से ये पूछा कि परक्विजिट के बारे में आपकी क्या रूल्स हैं, आप उस पर टैक्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, पहले ये बताइए। तो इनकम टैक्स ऐसे पढ़ाता है, कह रहा देखो सर परक्विजिट मेरी निगाह में 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं परक्विजिट 3 तरह के, तो लिखो पहला, फर्स्ट परक्विजिट है विच आर फुली टैक्सेबल, which are fully taxable for ordinary and specified employee। Perquisite which are fully taxable for ordinary and specified employee। Second, which are fully exempt for ordinary and specified employee। Which are fully exempt for ordinary and specified employee। Third, which are taxable, which are taxable only for specified employee। Which are taxable only for specified employee। अब अगर आप इसे ढंग से देखें तो इस टेबल को पढ़ने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम किस बात की हो रही है कि स्टूडेंट कहता है देखो सर मुझे इस लाइन का मतलब तो पता है कि विच आर फुली टैक्सेबल, इसका मतलब टैक्स लगेगा, पर मुझे इस लाइन का मतलब नहीं पता कि ऑर्डिनरी एम्प्लॉय बोल रहा है और फिर कौन सा एम्प्लॉय बोल रहा है, तो मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। सिमिलरली मुझे इस लाइन का मतलब तो पता है कि ये क्या बोल रहा है, विच आर फुली एग्जेम्प्ट, मतलब टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आगे फिर बोल रहा है फॉर ऑर्डिनरी एम्प्लॉय और क्या, और ऐसे ही बोल रहा है थर्ड में विच आर टैक्सेबल ओनली फॉर क्या, एक्सपेंस।
यानी कि तीनों ही लिस्ट का अगर हम जिक्र करें तो तीनों ही लिस्ट के अंदर ऑर्डिनरी और स्पेसिफाइड की बड़ी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। तो स्टूडेंट कहता है सर एक काम करो कि वो बाद में पढ़ाना, पहले मुझे ये बता दो कि हु इज ऑर्डिनरी एम्प्लॉय और हु इज क्या स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, पहले इसको क्लियर कर दो आप। तो इनकम टैक्स से जब हमने पूछा कि सर बताओ तो ये है क्या, तो इनकम टैक्स कहता है देखो भाई मेरी लैंग्वेज में जब ये रूल आया था तो उसमें ये कहा था कि स्पेसिफाइड का मतलब है अमीर एम्प्लॉय और ऑर्डिनरी का मतलब क्या है, गरीब एम्प्लॉय। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो जरा बताना पहली लिस्ट का मतलब क्या निकलेगा, विच आर फुली टैक्सेबल फॉर, यानी कि अमीर एम्प्लॉय हो चाहे आप गरीब हो दोनों के लिए क्या है फुली टैक्सेबल। और दूसरी लिस्ट का क्या मतलब निकलेगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब दोनों के लिए क्या है एग्जाम। और तीसरी लिस्ट का क्या मतलब निकलेगा, अमीर एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है, गरीब के लिए वो चीज एग्जाम हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि इनकम टैक्स जब हमने ये पूछा कि अमीर एम्प्लॉय किसे मानते हो आप, तो लिखिए साहब अलग से हु इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। कि आप अमीर एम्प्लॉय किसे मानते हैं। जब इनकम टैक्स से सवाल पूछा गया तो इनकम टैक्स क्या कहता है, इनकम टैक्स कहता है आप इन तीन में से अगर किसी एक कंडीशन में भी फंस गए तो मैं आपको अमीर एम्प्लॉय मान लूंगा। अगर आप इन तीन कंडीशन में से किसी एक भी कंडीशन में फंस गए तो मैं आपको अमीर एम्प्लॉय मान लूंगा। पहली कंडीशन कि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर एम्प्लॉय हो, खाली डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर एम्प्लॉय। आप सेल्स डायरेक्टर हैं, आप प्रोडक्शन डायरेक्टर हैं, परचेज डायरेक्टर हैं, आपके साथ डायरेक्टर डेजिग्नेशन लगा होना चाहिए और आप एम्प्लॉय हैं, सैलरी लेते हैं, तो हम आपको स्पेसिफाइड अमीर एम्प्लॉय मान लेंगे। तो हमने कहा सर हमारे नाम के साथ डायरेक्टर वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया, हम डायरेक्टर लेवल के एम्प्लॉय नहीं है। कह रहे ठीक है, अगर आप ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर पाते तो दूसरी भी है, क्या, ही हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ये वर्ड यूज करना ज्यादा जरूरी है इसलिए मैंने इसको लिखा, ही हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन बिजनेस। जिस कंपनी में आप सर्विस करते हैं, जिस कंपनी में आप नौकरी करते हैं, उस कंपनी के बिजनेस में आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है व्हाट इज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। कह रहे सर अगर आप जिस कंपनी में सर्विस करते हैं उस कंपनी के कम से कम 20% शेयर के मालिक हैं आप। जिस कंपनी में आप क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, उस कंपनी के कितने परसेंट शेयर है, तो हम ये मानेंगे कि आप अमीर एम्प्लॉय। अच्छा लॉजिकली बात तो समझ में मुझे भी आ रही है कि कंपनी कैपिटल 10 करोड़ की है, 10 करोड़ का 20% कितना होता है, 2 करोड़ तो आपने लगा रखा है, तो आप गरीब कैसे, अरे हाँ है ना। तो इसलिए वो बात यहां पे लिखता है, लिख लो सब्सटेंशियल एट लीस्ट 20% शेयर इन प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। अब तुम तो जानते हो कि कंपनी के केस में अगर आपके पास उसके शेयर होंगे तभी आपका उसका प्रॉफिट में हिस्सा होगा। तो एटलीस्ट 20% शेयर इन प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, जहां पर आप सर्विस करते हैं उसी के अंदर आपका 20% हिस्सा। बेटा आप अगर कैपिटल किसी कंपनी के शेयर खरीदोगे आप तभी आपका कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको पता होगा कि जो कंपनी के शेयर खरीदता है उसी को डिविडेंड मिलता है, और डिविडेंड उसी प्रोपोर्शन मिलता है जिस प्रोपोर्शन में आपके पास क्या होते हैं। अरे बात समझे, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं। और मैंने ये बात 20% प्रॉफिट वाली क्यों बोली कि अगर आप मान लीजिए कहाँ कंपनी करते हैं जिसमें सर्विस करते हैं, होता है पार्टनरशिप फर्म, अरे हाँ है ना, तो जरूरी थोड़ा ना कंपनी हो जिसमें आप सर्विस करते हैं। अब जो पहला पॉइंट इनकम टैक्स ने बोला वो सबको अच्छा लगा कि हाँ अमीरों की बात हो रही है, डायरेक्टर एम्प्लॉय। अच्छा दूसरा पॉइंट भी सबको बहुत अच्छा लगा क्योंकि अमीरों की बात हो रही है। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है शायद आपको अच्छा ना लगे, और ये बात मुझे भी अच्छी नहीं लगती, क्या कि इनकम टैक्स कहता है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वो होता है जिसकी सैलरी 50,000 रुपए हो। जिसकी सैलरी कितनी हो, 50,000। अच्छा बताओ ये 50,000 के पीछे मैंने पर मंथ या पर एनम लिखा है, बताओ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। आप सोच के देखो कि 50,000 रुपए पर एनम साला क्या आप सैलरी, 4,000 रुपए पर मंथ भी लगा लो आप, 4,000 पर मंथ जिसकी सैलरी से ऊपर चली गई वो कहता है अमीर एम्प्लॉय है। अब ये बात इनकम टैक्स की भैया मुझे आज तक समझ में नहीं आई, और बहुत टाइम से ये रूल चेंज भी नहीं हुआ। मैंने कहा काश ये रूल चेंज हो गया होता कि अब तो बदल जाओ, वो अभी भी नहीं बदल रहा।
अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन आपने सेटिस्फाइड कर दी तो इनकम टैक्स क्या बोल रहा है कि मैं आपको क्या मान लूंगा, अमीर एम्प्लॉय मान। तो मेरे को ऐसा लगता है ये बेकार की बात की गई है और ऐसे प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। वो तो फिर तो सारी टैक्सेबल है, पर क्या करें, हम तो कोर्स पढ़ रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं तो अगर उसने हमसे पूछ लिया कि मेंशन एनी 5 पॉइंट्स व्हिच आर टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, तो उस केस में आपको इस लिस्ट की जरूरत पड़ जाएगी। थ्योरेटिकली वो अपनी लिस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं। आप बताओ, अगर वो आपसे पूछे हु इज द ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, तो क्या बोलोगे? एक भी साइड वो ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, हाँ अलग से कोई डेफिनेशन याद कर। आओ जरा इधर पर चलते हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम पहली लिस्ट स्टार्ट करते हैं। पहली लिस्ट में फर्स्ट लिखो आप, ऐसे कौन से प्रोपोजिट है जो अमीर और गरीब दोनों के लिए क्या है, फुली टैक्सेबल। तो लिखिए फर्स्ट, रेंट फ्री हाउस। फर्स्ट लिखिए रेंट फ्री हाउस। सेकंड लिखिए कंसेशनल रेंट फ्री हाउस। कंसेशनल रेंट फ्री हाउस। थर्ड लिखिए वैल्यू ऑफ एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय। वैल्यू ऑफ एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय इफ पेड बाय एम्प्लॉयर। if paid by employer। फोर्थ लिखिए any amount paid by employer, any amount paid by employer for assuring life of employee, for assuring life of employee। वैसे मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखवा दूं, ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, यहां का मतलब है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉय। देखो होता है क्या है कि वो कहता है कि अगर आपने अपने एम्प्लॉय की लाइफ को सेव करने के लिए, एश्योर करने के लिए कोई भी खर्चा किया, वो टैक्सेबल है। अच्छा क्यों है, वो बात करेंगे। अभी तो हमारी इंडिया में लाइफ एश्योर करने के लिए क्या करते हैं, वैसे बाहर के देशों में क्या करते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड दे दी या और फैसिलिटी उसको दे दी कि उसकी लाइफ सिक्योर है। हमारे इंडिया में एक ही डर होता है कि बंदा मर ना जाए, और उसके लिए हम उसका क्या करा देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करा देते हैं, उसका प्रीमियम पे कर देते हैं बस। तो देखा जाए तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय इज फुली टैक्सेबल। पर ठीक है, अभी इस पर हम बात करेंगे डिटेल में। फिफ्थ पॉइंट लिखो आप, फिफ्थ पॉइंट लिखो आप, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड। अभी हम डिटेल में बात करेंगे इसलिए मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% पर एनम, इन एक्सेस ऑफ 12% पर एनम। 6 पॉइंट लिखो आप, वैल्यू ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज का मतलब होता है छोटे मोटे बेनिफिट्स। अब वो कौन कौन से फ्रिंज बेनिफिट है वो हम डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन से फ्रिंज बेनिफिट आते हैं, राइट। तो चलिए हमारे पास पहली टेबल कंप्लीट हो जाती है, यानी कि फर्स्ट अगर हम देखें कि ऐसे कौन से प्रोविजन है जो अमीर और गरीब दोनों के लिए क्या है, फुली टैक्सेबल। आओ अब इसमें जरा पहला हेड पढ़ो बेटा, क्या लिखा हुआ है आप देखो, जहां से कैसे कहानी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले बच्चों एक बात समझो, मैंने लिख तो दिया रेंट फ्री हाउस। आप यूं समझिए कि ये कंपनी है XYZ लिमिटेड, और इस कंपनी का ये एम्प्लॉय है, इसका नाम है ए। अब क्या हुआ, कह रहे सर हुआ ये कि ये जो मिस्टर ए है ये रहता है मान लीजिए प्रीत विहार, और ये जो कंपनी है मान लीजिए ये है गुड़गांव में।
तो प्रीत विहार से डेली गुड़गांव अप डाउन कर रहा है, तो ये कहता है सर 1-1.5 घंटा मुझे आने जाने में लगता है। तो कंपनी का अच्छा काम करो कि हम आपको हाउस रेंट अलाउंस दे देते हैं। बताओ हाउस रेंट अलाउंस क्यों देते हैं? HRA क्यों मिलता है आपको? किराए पे मकान ले लो, पैसे हम दे देंगे, क्या बोलते हैं हाउस रेंट। तो उसने कहा नहीं सर मैं किराए के मकान में नहीं जाता, तभी टेंशन है, मकान मालिक के झगड़े फिर ये फलाने। तो कंपनी का अच्छा काम करो, आपको मकान चाहिए, हम गुड़गांव में ही आपको मकान दे देते और आपको किराया देने की भी जरूरत। इसको क्या बोलते हैं? रेंट फ्री क्या। अब थोड़ी देर के लिए समझना जरा ये बात। मान लो कि ये मकान दे दिया जिसमें आप ऑफिस में बैठे, ये दीवारें, ये छत, ये सब। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि भाई आप एम्प्लॉई हैं। हमने कहा हाँ ये मकान आपका। हमने कहा नहीं सर ये तो हमें कंपनी ने दिया। तो इनकम टैक्स कहता है सर ये जो मकान है ना इस पे टैक्स लगे, ये टैक्सेबल है। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि मान लो टैक्स लगेगा 10%, ऐसे एज्यूम कर रहा हूं। कितना टैक्स लगेगा बताओ? 10% ऑफ व्हाट? किसका 10%? यानी कि आप कहते हैं कि सर इस मकान का अगर हम मार्केट रेंट देखें कि अगर किराए पे लेते तो ये कितना किराए पे चढ़ जाता। मान के चलो कि अगर गुड़गांव में ये पोश कॉलोनी के अंदर है और इसकी सैलरी है मान लो 50,000 रुपये पर मंथ, और इसका किराया है कितना है बताओ? 30,000 रुपये कितना है पर मंथ। तो ये तो वैसे ही मारा जाएगा, क्या इतना तो मैं कमाऊंगा नहीं, इतना मेरा टैक्स चला जाएगा। 30,000 रुपये पर मंथ को अगर 12 से मल्टीप्लाई करो कितना अमाउंट हो गया? 3,60,000। 3,60,000 के ऊपर 10% लगाओ, कितना टैक्स लग गया? 36,000। तो टैक्स लग गया। सैलरी कितनी बेचारी गरीब आदमी की? अरे सैलरी कितनी है उसकी? 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। जिस महीने में टैक्स दे दिया ना उस महीने कितने रुपए घर लेके जाएगा? 50,000। टैक्स तो एक साल में एक बार देगा ना। जिस महीने टैक्स दे दिया उस दिन अपने घर पे कितने रुपए लेके जाएगा? 14,000 रुपीज। आप जानते हैं सैलरीड पर्सन की सैलरी सारी घुट जाती है 1 मिनट में। तो एम्प्लॉय डर गया। एम्प्लॉय ने कहा सर ये क्या कर रहे हो आप? क्या आपने तो साहब उस रेंट पे टैक्स लगा दिया, इतनी बड़ी औकात नहीं है। तो पहली बात यहां इनकम टैक्स हमने कहा आप टैक्स लगाई क्यों रहे हो? तो उसने कहा वैसा आप किराए के मकान में रहते हो तो किराया देना पड़ता। हमने कहा देना पड़ता। कह रहा वो तो बच रहा है आपका। लास्ट में एक पॉइंट पूछा था मैंने आपसे कि इनकम पहले होती है सेविंग, तो आप सबने बोला इनकम। तो अगर उसके पैसे बच रहे हैं किराए के तो सेविंग हुई। तो सेविंग से पहले क्या होती है? इसलिए इनकम टैक्स कह रहा है मैं उस पर टैक्स लगा रहा हूं। तो हमारे सामने एक पॉइंट ये रेज हो रहा है कि इनकम टैक्स से हमने पूछा आप ये बताओ कि इस मकान की रेंटल वैल्यू तो हम आपको देख लेंगे, क्योंकि वो तो आपने देख लिया कि कितना बड़ा ड्रामेबाज है। तो वैल्यू कौन सी है कि जिसपे हम क्या लगाए? टैक्स। मकान तो आपको मिल गया, इनकम टैक्स क्या कह रहा है? इस पे क्या लगेगा? टैक्स। तो टैक्स किस पे लगेगा हमें क्या नहीं पता, वो वैल्यू जिसपे क्या लगाना है। तो इनकम टैक्स अच्छा एक काम करो, वो वैल्यू मैं तुम्हें निकालना सिखा। अगर तुम्हें ये मकान मिला है इस मकान की किस वैल्यू पे टैक्स लगेगा वो मैं तुम्हें वैल्यू निकालना सिखा देता हूं। टॉपिक का नाम देखो क्या पड़ गया? वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस। क्या नाम पड़ गया मेरे बच्चों? यानी कि अगर कंपनी ने आपको मकान दिया है तो उस मकान की वैल्यू भी आपको निकाल, और उस मकान की वैल्यू भी निकाल के हम क्या देंगे? टैक्स। टॉपिक का नाम क्या है? वैल्यूएशन ऑफ, वैल्यूएशन ऑफ। इसकी वैल्यू कैसे? कह रहा चलिए सर मैं आपको वैल्यू निकालना सिखाता हूं। अलग से एक पेज लो और पेज पे प्रॉपर चार्ट बनाओ, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस। एसी वेसी बंद तो नहीं करना? कर लो नहीं। तेरे बराबर पड़ोसी की तो हालत खराब हो रही। आओ सुनो, अब इनकम टैक्स वैल्यू निकालना सिखा रहा है। इनकम टैक्स कहता है सर पहले बताओ आप हो कौन। हमने कहा मतलब? कह रहे मतलब अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वैल्यू निकालने का तरीका अलग है, आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वैल्यू निकालने का तरीका अलग है। तो हेडिंग डालते हैं इन केस ऑफ
सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इन केस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपके लिए तरीका अलग है। और यहां लिखिए इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। है नहीं, वो एक दिन बात करेंगे बैठ के आराम से पूरे सैलरी के चैप्टर में, क्योंकि हर केस में वो गवर्नमेंट का मीनिंग बदल देता है कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन लोकल अथॉरिटी कहीं गवर्नमेंट में इंक्लूड करता है, कहीं पर क्या कर देता है, एक्सक्लूड कर देता है। और सबसे ज्यादा ये चक्कर रिटायरमेंट बेनिफिट में पड़ता है, वो हम तसल्ली से करेंगे, एक क्लास उसी पे जाती है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हो और आपको गवर्नमेंट ने मकान दिया है तो रूल अलग। तो हमने कहा बताओ जी रूल क्या है। तो देखो पहली बात, गवर्नमेंट जब अपने एम्प्लॉय को मकान देती है तो ऐसे देती है कि मान लीजिए आप गवर्नमेंट में 3-4 कैटेगरी होती हैं, फर्स्ट कैटेगरी एम्प्लॉय, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी और क्या फोर्थ। और गवर्नमेंट के पास मकान मान लो दिल्ली में एक ग्रेटर कैलाश में, एक प्रीत विहार में, एक नंदनगरी में, एक शादरा में। फर्स्ट क्लास के एम्प्लॉय को क्या बोलती है कि इनमें से कहीं भी मकान ले लो। अगर आप ग्रेटर कैलाश वाला मकान लोगे तो इसकी वैल्यू 30,000 रुपए पर मंथ है, आपकी इनकम में 30,000 रुपए जुड़ जाएंगे और उस पर क्या लगेगा। अगर आप प्रीत विहार वाला लेते हो तो इसके मकान की वैल्यू 25,000 रुपए पर मंथ। अगर आप नंदनगरी में लेते हो तो इसकी वैल्यू 15,000 रुपए पर मंथ है, और आप यहां लेते हो तो 10,000 पर मंथ। तो हमने कहा अच्छा ग्रेटर कैलाश में ज्यादा जगह होगी, प्रीत विहार में थोड़ी कम जगह होगी, नंदनगरी में और कम जगह होगी, कह रहे जगह सब में बराबर है, डिजाइन तक सेम है, जो फ्लैट पे कलर है दीवारों का वो भी क्या है सेम। तो फर्क किस बात का, लोकेशन का फर्क है। सेकंड क्लास एम्प्लॉय थोड़ा गरीब होता है, इसकी तनख्वाह थोड़ी कम होती है, सब इसकी वैल्यू 28,000 है, इसकी यहाँ पे 23,000 है, इसकी 13,000 है, इसकी 8। ये थोड़ा और गरीब होता है, वैसे इसकी वैल्यू आपको 25 लग जाएगी, इसको 30, वट। गवर्नमेंट जब मकान देती है तो अपने एम्प्लॉय के सामने टेबल रख देती है और कहती है अपने आप चूज कर लो आपको कौन सा मकान। अब मुझे सिर्फ एक बात बता दो कि ये वैल्यू हमें निकालनी है या ऑलरेडी गवर्नमेंट ने निकाल रखी है। इसीलिए एक रूल लिखता है, वो यहां पर क्या लिखता है, कह रहे सर इट इज टैक्सेबल, it is taxable as per rules framed by government. It is taxable as per rules framed by government। कि इसकी वैल्यू आप क्या निकालोगे, इसकी और पहले गवर्नमेंट निकाल के बैठी है, रूल गवर्नमेंट ने पहले ही फ्रेम कर लिया, तो जो रूल गवर्नमेंट फ्रेम कर चुकी है उसी पे तुम क्या लगा दो, टैक्स। और जो वैल्यू मैंने ये लिखी है ना 30, ये इसी वैल्यू को कुछ लोग बोलते हैं लाइसेंस फीस ऑफ हाउस। लाइसेंस फीस ऑफ हाउस विल बी टैक्सेबल। तो मुझे लगता नहीं कि एग्जाम में गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस देगा। क्यों बताओ क्यों, क्योंकि उस केस में वैल्यू मुझे निकालने नहीं डाला, वही बताएगा कितनी वैल्यू है उसकी। तो सर आप क्यों पढ़ा रहे हो, मैं क्योंकि थ्योरी पूछ लेगा तेरे से, तब थ्योरी उसने पूछ ली तो तुझे टेबल बनानी पड़ जाएगी, हाँ जी वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस के रूल बताओ, तब आपको बतानी पड़ जाएगी कैसे। अच्छा चलो छोड़ो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय केस में बताओ सर, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय केस में क्या होता है। मैंने कहा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ध्यान से पढ़ो। यहां इनकम टैक्स कहता है कि ठीक है आप, मैं उसके मकान की वैल्यू निकालना सिखाता हूं, बट पहले आप ये बताओ आपको मकान मिला कौन से शहर में है। यानी कि उसने इस केस में 3 तरह के शहर बताए हैं। कौन कौन से हैं वो 3 तरह के शहर, लिखिए साहब। फर्स्ट, इफ हाउस situated in a city having population, if house situated in a city having population less than 10 lakh,
अगर आपको मकान किसी ऐसे शहर में दिया गया है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, इफ हाउस situated in a city having population between 10 lakh to 25 lakh, अगर आपको मकान किसी ऐसी सिटी में दिया गया है जिसकी पॉपुलेशन 10 और 25 के बीच में है, और इफ हाउस situated in a city having population more than 25 lakh, having population more than 25 lakh, अगर आपको मकान किसी ऐसे शहर में दिया गया है जिसकी पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, तो 3 तरह के शहर बताए गए। वैसे आप लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया में क्या रूल है, मेरे को लगता है कि सारी सिटी 25 लाख से ऊपर ही समझो आप, हाँ है ना, तो इसलिए वो बेकार की बात है। पर हमें क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन हमें बताएगा कि भाई कौन सी सिटी में वो है। सर क्वेश्चन ने नहीं बताया तो कह रहे आप इंडिया में हो, तो इंडिया में तो भाई यही है, और क्या, 25 लाख से हम ज्यादा मान लेंगे, ठीक है। अब ध्यान सुनो, आप जो बात मैं अब आपको कह रहा हूं उसे ध्यान से पकड़ने की कोशिश करना। आपको रेंट फ्री हाउस दिया, ये वाला मकान दिया मान लो, ठीक है, या मान लो कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूं इस बिल्डिंग में, ये बताओ ये बिल्डिंग मेरी है? हो भी सकती है, हाँ है ना, और ये भी हो सकती है मैंने किराए पे ली हो। मानते हो बात की नहीं मानते? अगर एम्प्लॉयर ने तुम्हें रहने के लिए मकान दिया तो हो सकता है वो मकान एम्प्लॉयर का अपना हो, उसने खरीदा। बड़ी बड़ी कंपनी मकान खरीद के अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए देती है, और ये भी तो हो सकता है कि उसने मकान आपको किराए पे लेके दिया कि तू फ्री में रह, किराया हम भरते देंगे। यस और नो? करें, इसका मतलब आपको पहले देखना पड़ेगा सिचुएशन क्या, कि इस सिटी में भी अगर मकान है तो वो एम्प्लॉयर का अपना है या किराए का। अगर इस सिटी में भी है तो अपना है या किराए का, इस सिटी में भी है तो अपना है या क्या, किराए का। तो लिखते हैं इफ हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, इफ हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, और if house taken on rent। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कैसे रूल को एक्सप्लेन कर रहा है। ऐसे यहां पे लिख लो if house owned by employer, और if house taken on rent तो रेंटल लिख लो, owned by employer और taken on rent रेंटल लिख लो, ऐसे लिखो। यानी कि हमें क्वेश्चन के अंदर अगर सिचुएशन देगा तो मुझे ये सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि भाई क्या बना रहा है क्वेश्चन को, वो कैसे, कौन सा केस डाल रहा है वो। एनी कंफ्यूजन? चलो आओ देखो बढ़िया तरीके से बताता हूं आपको। कह सर एक बात बताऊं आपको, अगर मान लीजिए उसका अपना मकान है और शहर ये वाला है 10 लाख से कम, तो यहां पे रूल है 7.5% ऑफ सैलरी ट्रीटेड एज वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। मकान की वैल्यू मानी जाएगी कितनी, जितनी उसकी सैलरी है, उसकी सैलरी का 7.5%। अगर यहां पर अपना मकान है तो कह रहा है ये शहर थोड़ा बड़ा है तो 10% ऑफ सैलरी ट्रीटेड एज वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। और सर अगर ये 25 लाख वाला शहर में अपना मकान है तो 15% ऑफ सैलरी ट्रीटेड एज वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। लाइन लिखो जरा। अगर एम्प्लॉयर का अपना मकान है तो डिपेंड करता है शहर कौन सा है।
बच्चों क्लियर है? अब बताओ कौन सा मकान बचा है? किराए का हुआ तो अच्छा बताओ, इस केस में किराया पे कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है, यानी कंपनी पे कर रही है। कह रहा देखो सर एक बढ़िया बात बताता हूँ शॉर्टकट तरीके से। किराए का मकान चाहे इस वाले शहर में हो, चाहे किराए का मकान इस वाले शहर में हो, चाहे किराए का मकान किसी भी शहर में हो, एक ही रूल काम करता है। क्या कह रहा है? रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। पहले ये पता लगाओ कि एम्प्लॉयर उसका रेंट कितना पे करता है, और कह रहा है आप पता लगाओ 15% ऑफ सैलरी, जितनी एम्प्लॉय की सैलरी है उसका 15% निकालो। अब कह रहा है विच एवर इज लेस ट्रीटेड एज वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, ट्रीटेड एज वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। नोट करो इसको। हेलो, हाँ बोलो बेटा, परम बोलो। गुड इवनिंग। हाँ मैं अभी थोड़ी देर में वॉइस नोट्स डाल देता हूँ, है टेस्ट। आगे पीछे कर लेना, थोड़ा आगे पीछे आगे दे देना, ठीक है? टेस्ट दे दो ना आने के बाद में। चलो मैं बाद में बात करूँ, क्लास में मैं करता हूँ बाद में, ठीक है? ओके ओके ओके। हाँ बताओ भाई, एक बार जरा रूल ढंग से पढ़ लो आप, क्योंकि देखो ये सब रूल बुक में लिखे हुए हैं, क्लियर? लेकिन बुक में जिस तरह से प्रेजेंटेशन है वो आपके मतलब की नहीं है। मेरे से पढ़ने का आपको एक बेनिफिट सिर्फ ये मिल जाता है कि बच्चों को प्रेजेंटेशन इजीएस्ट वे में आ जाती है कि वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस कैसे करते हैं। और मैंने एक बात आपको भी बताई थी कि जितने अच्छे ढंग से आप थ्योरी पढ़ लेते हो उतनी ग्रिप आपकी न्यूमेरिकल पे आ जाती है। तो जब बच्चे ने थ्योरी नहीं पढ़ी तो न्यूमेरिकल में क्या कर लेगा बेचारा, इसलिए दोनों हाथ से जाते हैं, थ्योरी भी या न्यूमेरिकल भी। इनकम टैक्स में कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी थ्योरी स्ट्रांग है, क्यों? क्योंकि जिसकी थ्योरी स्ट्रांग होती है वो न्यूमेरिकल वैसे ही पकड़ लेता है। और कोई ये भी नहीं कह सकता कि थ्योरी वीक है न्यूमेरिकल स्ट्रांग है, क्योंकि थ्योरी पे बेस्ड ही क्या है, न्यूमेरिकल। इसलिए वो बच्चे बड़े झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि ये है बढ़ाना, कुछ नहीं बोलते, बकवास कर रहे हैं वो, ठीक? इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए तभी सब्जेक्ट चलता है, वरना सब्जेक्ट समझ में नहीं आता। आओ जरा हेडिंग पढ़ो, क्या था हेडिंग, क्या था? अभी थ्योरी आ गई तो ये चार्ट बना दो, आपके नंबर पूरे हो गए कंफर्म। उल्टा एग्जामिनर और खुश हो जाएगा कि भाई साहब क्या प्रेजेंटेशन है बच्चे की, उसने 1 मिनट में क्लियर कर दिया। जहां मैंने 3 बातें लिखी हैं आप चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं, क्या? रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल। रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल। रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल। इसका मतलब किराए का मकान किसी भी शहर में हो, रूल क्या है? सेम। लेकिन अगर उसका अपना हुआ तो रूल बदल जाएगा। तो 10 लाख से कम वाले में कितना है? 7.5%। 10 से 25 के बीच में कितना है? 7.5%। और उसमें कितना? 10%। और उसमें कितना है? 15% ऑफ सैलरी। यहां तक देखो, कोई डाउट है किसी को? बस अब वो झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो सर सैलरी का मतलब बता दो, फिर कौन कौन सी सैलरी का निकालोगे? क्योंकि आप तो कह रहे थे कि सैलरी में ये सब चीजें आती हैं, क्या ये है सैलरी? तो कौन सी सैलरी का 15% 7.5 कर रहे हो आप? एचआर में क्या लेते हो आप सैलरी के अंदर? 3 चीजें लेते हो आप, बेसिक पे, डीए और कमीशन। उनकी अपनी अपनी शर्तें। कह रहे सर यहां कुछ ज्यादा चीजें ले आती है, तो नोट लिखो आप, सैलरी फॉर दिस पर्पस। सैलरी फॉर दिस पर्पस। अब इसमें सैलरी में क्या क्या चीजें आती हैं? तो सबसे पहले लिखो बेसिक पे। बेसिक पे हमेशा आता है। फिर लिखो डीए या डियरनेस पे। डीए या डियरनेस पे ये हमेशा नहीं आता, तो कब आता है? कह रहे वो लैंग्वेज लिखनी होनी चाहिए, इफ इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी।
if it is forming part of salary. अच्छा याद है मैंने दो लैंग्वेज और लिखवाई थी, यूज्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, उस तक वो लाइन लिखी हो, और एक और लिखवाई थी इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ, हालांकि उनका मीनिंग अभी तक नहीं मालूम हमारे को, लेकिन कह रहे सर वो लाइन लिखी होगी तो मैं डीए लूंगा वरना मैं डीए नहीं लूंगा। नेक्स्ट लिखिए कमीशन, और यहां लिखिए एनी कमीशन। अब देखो एचआरए में कौन सी कमीशन होता है, फिक्स परसेंटेज होनी चाहिए, यहां पे कह रहा है एनी कमीशन। उसका नेक्स्ट लिखो बोनस, इसमें बोनस भी आएगा, बोनस। उसके बाद लिखो ऑल अलाउंसेस, सारे अलाउंसेस भी आते हैं इसके अंदर, लेकिन यहां पे लिखो ओनली टैक्सेबल पार्ट, जितना उनका टैक्सेबल पार्ट है वही आएगा आपको। जी सर 9:30। अच्छा हो गया, ठीक है। ऑल अलाउंसेस ओनली क्या, टैक्सेबल पार्ट। एक चीज का मतलब बहुत दिनों बाद समझ आएगा हमें, लिखो एनी अदर मॉनेटरी बेनिफिट, एनी अदर मॉनेटरी बेनिफिट which is not included in list of perquisites, which is not included in list of perquisite, any other monetary benefit, नहीं कोई ऐसा monetary benefit जो हमें पैसे में मिला तो हो पर वो परक्विजिट की लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए। कहां नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताओ तुमने अभी परक्विजिट की लिस्ट कंप्लीट पढ़ी है, अभी हमें ये नहीं मालूम परक्विजिट की लिस्ट क्या, तभी बोलता है, तभी मैंने आपको बोला कि इसके बारे में भी बात होगी, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा हमें यहां तक ये वाला पॉइंट पहुंचने में हमें टाइम लग जाएगा कि एनी अदर मॉनेटरी बेनिफिट क्या बोल रहा है, क्योंकि जब परक्विजिट की लिस्ट सामने आ जाएगी तो बच्चा कहता है सर पर्क्स की लिस्ट तो मुझे आती है, और आज आपने एक ऐसा बेनिफिट क्वेश्चन में दे दिया जो पूरी परक्विजिट की लिस्ट में है ही नहीं, और अगर वो वहां नहीं है तो वो यहां आएगा। अब ये बात थोड़ा समझाना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन समझ में आता है। तो कह रहे सर ये जो टोटल आने वाला है इस टोटल को हम लोग बोलते हैं सैलरी, और वो जो आपने परसेंटेज लिखी ना 7.5%, 10%, 15%, वो सब इस सैलरी के ऊपर बेस्ड है। बच्चों बात समझ आई। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस, इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल देखना पड़ेगा। एनी डाउट है। बोनस मतलब बोनस, बोनस में क्या क्या आना, बोनस बोनस ही होता है, ये शेयर करना पड़ेगा फटाफट। डेजिग्नेट करते हैं इनकम टैक्स में कि परसेंटेज फिक्स कर रहे हैं या जैसे 15% सैलरी और रेंट पे, तो मतलब उसका कुछ उसका बेसिस क्या होता है कि जैसे अभी तो हम पढ़ रहे थे कि ये तीन कंडीशंस होंगी। देखो आप रूल फ्रेम्ड, यानी कि जो इनकम टैक्स ने लॉ बना दिया, आप बना बनाया लॉ पढ़ रहे हो, और जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो वो ये कि रूल बनता कैसे, ये पार्लियामेंट में बैठ के बनते हैं सारे रूल, ठीक है। वहां पे बैठ के सोचते हैं कि इनको जब बजट आता है ना, फाइनेंस बजट, उसमें यही होता है, फाइनेंस बजट में यही रूल सेट होते हैं कि किसकी इनकम पे कितना टैक्स लगाना चाहिए। किसी दिन फुर्सत में ये भी बात करेंगे, आपको बता दूंगा कि रूल बनाने से पहले क्या सोचा जाता है और उन पे बहस कैसे होती है, बट अभी हमारा वो टारगेट नहीं है, आप बहुत दूर बैठे हैं। अभी असाइनमेंट आ गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन। अच्छा एसी ऑफ कर दूंगा, देखो रिमोट तुम्हारे आसपास पड़ा किसी के। क्वेश्चन पढ़ो, आप स्टार्ट करो। चलिए तो हैबिट डालते हैं क्वेश्चन को करने की। हेडिंग डालिए क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी।
कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। चलिए, क्वेश्चन मुझे पहली चीज गिवन है बेसिक पे, ध्यान रखना मैं टैक्सेबल सैलरी निकाल रहा हूं, ठीक है, जैसे हम पिछली क्लास में निकालते। पहली चीज बताओ क्या गिवन है बेसिक पे, बताओ बेसिक पे टैक्सेबल होती है? आप ध्यान से पढ़ियो, आज लास्ट क्लास में कह रहा था बेसिक पे फुली टैक्सेबल होती है। तो 10,000 रुपये मुझे पर मंथ बेसिक पे मिल रही है, तो मुझे पूरे साल में बेसिक पे कितनी मिली होगी? लिखो 1,20,000। अभी आप नए स्टूडेंट हैं इसलिए मैं 10,000 इंटू 12 करके दिखाता हूं, वरना ये मुझे कोई जरूरत नहीं है सब करने की। सेकंड नंबर पे आपको मिल रहा है बोनस। ये बताओ बोनस टैक्सेबल होता है क्या? बोनस टैक्सेबल होता है? बेवकूफ, देखो जरा, आते ही अभी आपने क्लास में बोला था मुझे, ये लिखा बोनस क्या फुली। तो अगर आप अपनी बैकग्राउंड से पीछे छुड़ाने की सोच रहे हो तो गलत जा रहे हो आप। वो कुछ नहीं भूलने देगा आपको, वो हर चीज को यूज करेगा। तो बोनस फुली टैक्सेबल होता था। कितना मिल रहा है आपको बोनस? और 10,000 पर मंथ लिखा है क्या? हाँ, इनकम टैक्स कहता है अगर मैंने किसी फिगर के पीछे कुछ भी नहीं लिखा तो आप पर एनम ट्रीट करेंगे। ये रूल भी वो तय कर चुका है आपसे। बताओ नेक्स्ट क्या लिखा है? कमीशन के बारे में क्या रूल जानते हो आप? ये भी फुली टैक्सेबल है। और आपने तो यहां तक बोला है कि एनी कमीशन, किसी भी तरह की कमीशन वो टैक्सेबल है। ये तो फिर भी परसेंटेज पे है, तो 25,000 रुपए कमीशन लिखो, राइट। डीए के बारे में क्या जानते हैं आप? हाँ, क्योंकि टैक्सेबल सैलरी निकाल रहे हैं इसलिए डीए फुली टैक्सेबल है। डीए मिल कितना रहा है आपको? पर मंथ है, तो यहां पर 3,000 रुपए पर मंथ है, इंटू 12 कर देगा वो, यानी कि 36,000 का डीए टैक्सेबल है। कंफ्यूजन है तो बोलो आप। अच्छा, ब्रैकेट में लिखा है 40% ऑफ सैलरी, इसका क्या करेंगे 40% ऑफ डीए का? वो तो अभी काम नहीं आएगा, वो तो जब काम आएगा जब आप तब देखेंगे उसका क्या करना है, अभी उसका यूज हमारे पास नहीं है। चलो नेक्स्ट तो बेटा क्या लिखा है? एजुकेशन अलाउंस कौन सी लिस्ट में आता है? पहली लिस्ट में, दूसरी में, तीसरी में? रूल वाली में आता है। तो कितना रूल है इसके ऊपर? पर चाइल्ड इज एग्जाम्प्ट मैक्सिमम फॉर, मिल कितना रहा है आपको? 3 बच्चों के लिए। तो लिखो एजुकेशन अलाउंस। अभी आप बिगिनिंग में है तो आप लोगों के लिए मैं लिख देता हूं, वरना आगे चल के बड़ी छोटी बात मानी जाती है ये। आप ऐसे लिखें चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3। इसको भी 500 रुपये पर मंथ मिल रहा है, इसको भी 500 रुपये पर मंथ मिल रहा है, इसको भी 500 रुपये पर मंथ मिल रहा है। लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि मैं 100 रुपये पर मंथ की एग्जम्पशन दूंगा, पहले बच्चों को भी, दूसरे बच्चों को भी, लेकिन तीसरे बच्चों को कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो पहले बच्चे का जो टैक्सेबल आया वो 400 रुपये पर मंथ, दूसरे बच्चे का 400 रुपये पर मंथ, तीसरे बच्चे का पूरा टैक्सेबल है 500। तो अगर हम देखें तो 1300 पर मंथ टोटल टैक्सेबल होता है। तो 12 महीने से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया आपके पास 15,600 टैक्सेबल है। ऐसे लिखा है मैंने, है तो ये मेंटल लेवल की कैलकुलेशन, लेकिन ठीक है अभी हम बिगिनिंग में है तो बात बच्चों को समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखी है। एनी डाउट? एनी डाउट? नेक्स्ट अलाउंस बताओ कौन सा? रिसर्च अलाउंस कौन सी लिस्ट में आता है? हाँ, यस। अब यहां पर आप वीकनेस महसूस कर रहे होंगे क्योंकि आपको लिस्ट ही याद नहीं है, और मैंने आपसे कहा था न्यूमेरिकल में वो लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। करता रहे, कितने कर लेगा? पूरा कोर्स खत्म करना है दिसंबर तक। एक बार आप बैठ के याद कर लें, न्यूमेरिकल करते करते रिवीजन होती रहेगी, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि न्यूमेरिकल करते करते, तो ऐसे तो मैं आपको याद दिलाता रहूंगा बार बार कि रिसर्च आओ सेकंड लिस्ट में, तो रिवीजन मेरी हो रही है तुम्हारी हो रही है। तुम्हें क्लिक करना चाहिए कि ये सेकंड लिस्ट का था, और वो तुम्हें जब भी क्लिक करेगा जब आप उस पर 5-10 मिनट घर पे बैठ के लगाओगे लिस्ट में क्या क्या रखा गया है। आप अगर बुक उठा के देखें, बुक में उस तरह की लिस्ट प्रोवाइड नहीं की गई है, तभी तो बच्चों को पढ़ने में इनकम टैक्स प्रॉब्लम होती है कि वो आप भाई इनकम टैक्स ने तो लॉ के हिसाब से बात लिखी है, हम स्टूडेंट को कोर्स के कंटेंट के हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आपको ये टेबलर फॉर्म में बताया मैंने, तो भैया आप वो लिस्ट याद करो, वरना आप ऐसे पागल लोग हर बार मेरी शक्ल देखोगे, आप ही बता दो सर कौन सी लिस्ट में आता है। तो रिवीजन तो मेरी हो जा रही है बार बार, आप फिर वहीं के वहीं खड़े हुए हैं कि यार हर क्लास में साला अलाउंस पीछे नहीं छोड़ रहा। रिसर्च अलाउंस सेकंड लिस्ट में आता है। सेकंड लिस्ट में रूल क्या है? जितना ऑफिशियल पर्पज से खर्च कर लेंगे उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा। पढ़ो क्या लिखा है इसके अंदर।
65 तो 35% पे टैक्स लग जाएगा। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 6000 इसका 35% इंटू क्या 12। अब कैलकुलेटर आपको अलाउड है तो आप कैलकुलेटर में कर लीजिए, शो करने की जरूरत थोड़ा है। 25,200। बोलो बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? तुमने क्लास रख तो लिया 8 से 9:30 रात को, पर तुम्हारे 12 बजे लग रहे हैं मेरे को। चेहरे ऐसे हो रहे हैं सबके कि ओहो। चलो लास्ट क्या पढ़ो। एम्प्लॉयर प्रोवाइड, क्या लिखा है? रेंट फ्री हाउस इन, क्या लिखा है? पुणे। फॉर विच एम्प्लॉयर पेड रेंट ₹4, क्या लिखा है? अब ये बता दो, ये एम्प्लॉयर का अपना मकान है किराए का? अच्छा, किराए का मकान है तो फर्क पड़ता है कौन से शहर में? नहीं, किराए का मकान हो तो फर्क पड़ता है कौन सा शहर है? क्या रूल पढ़ा अगर तुम्हें, अगर एम्प्लॉयर का किराए का मकान हो तो क्या रूल पढ़ा तुमने? विच एवर इज। एक काम करो, यहां तसल्ली से लिखो रेंट फ्री हाउस, और यहां लिखो वर्किंग नोट 1, क्योंकि ये सब आपको एग्जामिनर को अब करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब अलग पे वर्किंग नोट 1 में आ जाओ। अब वर्किंग नोट 1 में लिखो सैलरी फॉर दिस पर्पस। बच्चों समझ में आ रहा है कुछ क्या चल रहा है क्वेश्चन के अंदर? सैलरी फॉर दिस पर्पस। अब इसके सैलरी फॉर दिस पर्पस में क्या क्या आता है वो लिखो। बेसिक पे, डीए, कमीशन, बोनस, अलाउंसेस, मॉनेटरी बेनिफिट, ये आता है इसकी सैलरी में। मुझे रटा होना चाहिए भी इसकी सैलरी में क्या क्या चीजें आती हैं। तो टोटल मैंने देखा तो 1 2 3 4 5 6 चीजें आती हैं। हालांकि आपको अभी क्वेश्चन करते समय छठी चीज कभी नहीं दिखेगी। बताओ क्यों नहीं दिखेगी छठी चीज? कह रहे सर इसका मतलब यह है कि पैसा तो मिला हो पर वो परक्विजिट की लिस्ट में नहीं होना चाहिए। परक्विजिट नहीं पता अभी तक तो। चला एक ही परक्विजिट स्टार्ट किया अभी, नाम क्या है? रेंट फ्री हाउस। तो डिटेल तो बहुत है सर। तो कह रहा कोई बात नहीं, अभी आपके इसलिए मैंने आपको असाइनमेंट दिए। क्यों? क्योंकि जो असाइनमेंट प्रिपेयर किए गए वो इसी हिसाब से प्रिपेयर किए गए हैं। बुक में ऐसे प्रिपरेशन है नहीं, वो प्रोफेशनल क्वेश्चन देता है एकदम। तो चलो बताओ बेसिक पे आएगा कितना है? बेसिक पे 1,20,000। डीए 40% आएगा 14,400। उसके बाद कमीशन आएगी 25,000, यहाँ तो एनी कमीशन आती है। बोनस आएगा 10,000, बिल्कुल आएगा। अलाउंसेस, अब उसने कहा सारे अलाउंस आएंगे, तो सारे अलाउंस का उसने ये भी कहा था ओनली टैक्सेबल पार्ट। तो टैक्सेबल पार्ट तो हमने निकाल रखा है अलाउंस का। तो एक अगर आप देखो एजुकेशन अलाउंस का टैक्सेबल पार्ट ये रहा, रिसर्च अलाउंस का ये रहा, और कोई अलाउंस है ही नहीं, 2 ही अलाउंस है। तो अगर इनका टोटल करो आप तो 40,800 बैठता है। बोलो हाँ है ना? तो यहां लिखो 40,800। एक बार जरा ये चीज देखो मैंने कैसे निकाली। अगर नहीं समझ में आई तो मैं दोबारा समझा देता हूं। मॉनेटरी बेनिफिट अभी मेरे सामने आएगा भी नहीं और आप पहचान भी नहीं पाओगे अगर वो आ गया तो। एनी कंफ्यूजन? देखो एक बार जरा इनका टोटल करो कितना आ रहा है। 2,10,200। लिखो 2,10,200। क्लियर? अब बताओ रूल क्या पढ़ा था तुमने? वैल्यू ऑफ रेंट में रूल क्या पढ़ा था? रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। तो भैया रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने जो रेंट पे किया है वो 1,500 रुपए पर मंथ किया है। बोलो बच्चों, तो कितना रेंट पे किया है? 18,000। और कितना? 15% ऑफ सैलरी। सैलरी ये रही, तो 2,10,200, इसका 15% निकाल दिया, 31,530। विच एवर इज क्या लेस, तो लेस कौन है? तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस 18,000 मानी जाएगी।
ये बात एग्जामिनर को चाहिए। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस 18,000। नहीं है समझ बात? ये 18,000 पे उठा के यहां लिख दो। अब इनका टोटल करो, ग्रॉस सैलरी। $2,49,800 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। बताओ इसमें क्या क्या आता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने रुपए की? एंटरटेनमेंट अलाउंस है नहीं, एम्प्लॉयमेंट टैक्स क्वेश्चन में है नहीं, तो 50,000 माइनस कर दो इसमें से। अमाउंट आ जाएगा 1,99,800 टैक्सेबल सैलरी। अपने असाइनमेंट में आंसर ठीक कर लेना, वो टैक्सेबल सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं